जीआरजी में आपका स्वागत है। जीआरजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीडीपी के लगभग 500 क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप से 500 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, ये सारे क्वेश्चन जो होंगे, हम जो टॉपिक बताए हैं उन्हीं टॉपिक में से ही हैं। जो टॉपिक सीडीपी का बताया गया है उसी टॉपिक से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका काम क्या है, क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है दोस्त। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्किनर। और हम थोड़ा जल्दी में कराते जाएंगे क्योंकि हमें 500 लगभग क्वेश्चन देखना है। तो आप ज़रा सा ध्यान देकर पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा देखने पर, ठीक है। दूसरा देखिए, बाल अवस्था होती है, बाल अवस्था कितने वर्ष की होती है? तो 12 वर्ष तक। बा से बाल, ठीक है, और बा से 12, इससे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्यक्ति विकास की अवस्था है, कौन सी अवस्था है? तो अधिगम एवं वृद्धि, ठीक है। क्या है? व्यक्ति विकास की अवस्था है। अब देखिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो उसका आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ध्यान रखिएगा, इसका पीडीएफ आपको चाहिए। पीडीएफ यदि इस क्वेश्चन को चाहिए तो आप क्या करेंगे? 74888252 पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपको मिल जाएगा पीडीएफ, किस में? फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परिपक्वता का संबंध है, किससे संबंध है? तो विकास से। किससे संबंध है? विकास से। तनाव और क्रोध की अवस्था है, कैसी अवस्था है? किशोरावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था किस में होती है? किशोरावस्था में। अब आ जाइए, बालक का विकास का परिमाण है, परिमाण क्या है? तो वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रिया का। आप सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, मैं आपको फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ। अब देखिए, रिवीजन क्या, एक तरह से ये आपका टेस्ट भी है। एक बच्चों को मानसिक आयु 12 वर्ष है। एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष है। वास्तविक आयु 10 वर्ष है। तो वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो आपको पता है बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बुद्धि लब्धि इजकल टू क्या होता है? बुद्धि लब्धि इजकल टू मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। तो आराम से निकालिए, क्या है? मानसिक आयु कितना है आपका? 12 भर दिया मैंने। वास्तविक आयु कितना है? 10, और इंटू क्या कर देना है? 100 कर देना है। अब आ जाओ, 10 से 10, ये आप करोगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 120, यानी देखो 120 सी नंबर राइट आंसर। किसी दूसरे का भी दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हो। बुद्धि लब्धि इक्वल टू क्या होता है? मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। अब देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र है कैसा? तो स्नायु मंडल। क्या है? स्नायु मंडल। अब आ जाइए, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो आपकी अच्छी लिखावट होनी चाहिए, लेखन में स्पष्टता होना चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए नहीं। आपको उससे मतलब नहीं है। लिखावट कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। लिखावट कैसी होनी चाहिए? अच्छी लिखावट होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है, संज्ञानात्मक क्या पढ़े हमने? शरीर के आकार में वृद्धि होता है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास एक हो गया, दूसरा संवेगात्मक विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास, और चौथा नैतिक विकास। तो आपका आंसर हो जाएगा शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, ठीक है। शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास। अब देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन सा कारक है? तो उपयुक्त सभी। कौन कौन? वंशानुक्रम,
परिवार एवं वातावरण, परिवार एवं सामाजिक स्थिति, यानी सभी। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियाएं अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? तो आपको ध्यान रखना है, जन्म से 2 वर्ष तक संवेदी क्रिया जो होती है वह कब से है? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाना चाहिए कौन सा? बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। यह क्या है? सत्य है। बुद्धि से लड़की भी तेज हो सकती है और लड़के भी तेज हो सकते हैं। तो ये कहने का अर्थ है कि लिंग जो है, मतलब लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है बुद्धि पर। ठीक है, बाकी आपके लिए क्या है, आपके लिए देख लीजिए, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, ये सब नहीं। तो देखो, कुछ कॉमन सेंस पे क्वेश्चन आते हैं, कुछ कॉमन सेंस पर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कॉमन सेंस अपना लगाना है और वहाँ पे यूपी टेट क्रैक कर लेना है। और सीडीपी के हम जानते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे, 30। तो ये इन्हीं क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चनों में से आप याद करके रखिएगा। तो अब देखिए, फिर परामर्श के उद्देश्य हैं। क्या परामर्श के उद्देश्य हैं? तो सभी। कौन कौन? बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों की के कारण पता लगाना, बच्चों को समायोजन की सहायता करना, उपयुक्त सभी। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य स्थान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सभी। स्नेह भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए, ये सभी। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। क्या सर्वोत्तम मार्ग है? तो उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, ये गलत है। शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, ये सही है। शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। नैतिकता क्या स्थापित होगी? जब शिक्षक अपने आदर्श में रूप में क्या करेगा? व्यवहार करेगा। तो अब आ जाइए, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। कैसा योगदान था फ्रोवेल का? किसके लिए? तो किंडरगार्टन। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है। किसका बढ़ावा देता है? तो सहयोग की भावना का। किसका? सहयोग की भावना का। अब आ जाइए, शिक्षक की अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश है। तो आप क्या क्या करिएगा? सक्रिय। स्वभाव में क्या है? सक्रिय और सामाजिक है, राइट आंसर। अब आ जाइए, डैश तथा डैश की विशिष्ट अनुनय क्रिया का परिमाण विकास के विविध मार्गों को निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वंशानुक्रम और पर्यावरण। वंशानुक्रम और पर्यावरण, पहला में आपको भरना है वंशानुक्रम, दूसरा में आपको पर्यावरण। अब आ जाइए, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना डैश की शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई? तो 2004 में। ठीक है, कब की गई? 2004 में। अब आ जाइए, फिर नेक्स्ट देखिए, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने की उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? 2001 में, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, स्तरीय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा डैश वर्ष में निकाला गया। किस वर्ष में? तो 1998 में निकाला गया। अब देखिए, भारत सरकार के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम डैश में लागू हुआ। तो 2009 में, यहाँ डैश आ जाएगा, डैश में मतलब वर्ष 2009 में लागू हुआ। अब आ जाइए, फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? तो आंसर हो जाएगा इसका शिक्षक को विषय में समझ। शिक्षक को विषय की समझ।
शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक को रोचक बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। ठीक है, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि क्या है, बुलाने जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये आप लोग बताइए, क्या करना चाहिए शिक्षक को? आप लोग एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए? क्या उसे दंडित करना चाहिए? कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे हाँ दंडित करो, मारो उसको, ठीक है, लेकिन दंडित नहीं करना है। क्या करना है? आप स्वयं जाकर उनसे मिलेंगे, यानी बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाइए। समूह एवं सहभागिता द्वारा सीखने की अभ्यासों को डैश क्या है, निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। और आप ये रिवीजन में फटाफट देख सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले तब भी आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए। किसी पठन सामग्री के एक रूप में पढ़ना एवं डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक आप लोग को कहानी में बता रहा हूँ, कानपुर देहात में एक लड़का है जो हमारे चैनल से तैयारी करता था, शायद उसका नाम है विवेक, और वो कैसा है? विकलांग है, लेकिन उसकी सोच, उसकी तरक्की आप देखिएगा तो लगेगा क्या है कि नहीं, वो हैंडीकैप्ड नहीं है, एक नॉर्मल व्यक्ति है, और उसमें वो साहस भरी है कुट के। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक जो है हैंडीकैप्ड बच्चा अपने अंदर इतने साहस ला सकता है, इतने चीज़ कर सकता है, तो आप तो अच्छे लोग हैं, आप लोग तो हैंडीकैप्ड नहीं हैं। तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, विवेक जी को सैल्यूट करता हूँ, जो हैंडीकैप्ड रखते हुए इतने अच्छे विचार के हैं विवेक जी। ठीक है दोस्त, तो हमें अच्छा लगा विवेक जी का, जितना मुझसे बात हुई विवेक जी से, और मैंने शायद कहा भी उनको कि आपका इंटरव्यू भी लेंगे। वो एक टारगेट रखे हुए हैं यूपी टेट में 150 का 150। अब बताइए, 150 का 150, उनको ये मन में नहीं है कि हम हैंडीकैप्ड हैं तो हम 80 या 85 मार्क्स ला लें या 90 मार्क्स ला लें। उनका टारगेट क्या है? 150 का 150। ये एक उनके लिए सैल्यूट है, ये टारगेट रखते हुए, वो भी कैसे? हैंडीकैप्ड बच्चे के लिए। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, पाठ्य चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है। क्या कार्य माना जाता है? तो यह अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है। क्या है? ये अधिक विशेषज्ञता कार्य है, यानी डी नंबर राइट आंसर। डी नंबर नहीं है, क्या है, कितने नंबर में है? ये सी नंबर में है, सॉरी, सी नंबर में राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। कब की जानी चाहिए? लोगों को बीच में, जितने लोग होंगे, ज़्यादा लोगों के बीच में। अब आ जाइए, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज की सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति को प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेड। क्या हो जाएगा आंसर? ग्रेड। स्कूल पुस्तकालय डैश का एक शैक्षणिक तंत्र है। क्या है? तो विचारणीय मूल्य। कैसा है? विचारणीय मूल्य। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य एवं श्रवण, मतलब कितना % हिस्सा हम क्या कर सकते हैं? ये जो है क्या यार, भाई यार, चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या उस खांचे का रेंज या सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो ग्रेड। क्या होता है? ग्रेड आप लोग जानते हैं, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, ऐसे। ठीक है,
अब आ जाइए फिर, स्कूल पुस्तकालय डैश का शैक्षणिक तंत्र है। कैसा तंत्र है? तो विचारणीय मूल्य का, विचारणीय मूल्य का। हाँ, ये क्वेश्चन से शायद हम लोग हटे हुए थे। क्या है कि अनुसंसाधन से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा, मतलब डैश हिस्सा दृश्य एवं श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो 85% से 85% जो है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, देख कर और सुनकर शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। 85%। अनुसंधान से पता चलता है कि डैश की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। कौन सा हो जाएगा? अभिप्रेरणा। राइट आंसर अभिप्रेरणा। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित एवं मजबूत करने के लिए अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन होता है। क्या करता है? बढ़ावा देता है। क्या करता है? बढ़ावा देता है। जब किसी शिक्षक पर पदाधिकारी हावी हो जाते हैं तो उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। यदि किसी शिक्षक से कहा जाए कि नहीं आप ये काम करिए, तो उसकी क्षमता क्या होने लगती है? घटने लगती है। आप देख लो, जब आप पढ़ाई नहीं करते हो, कुछ दिन छोड़ देते हो, तो क्या होते हो? भूल जाते हो ना। इसी तरह से शिक्षक की क्षमता क्या होती है? घटने लगती है। निम्न में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री माना जाता है? तो नहीं माना जाता है, सॉरी, क्या है? नहीं माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ब्लैक बोर्ड। क्या हो जाएगा? ब्लैक बोर्ड। छात्रों को सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सतत एवं मूल्यांकन को क्या किया जाना चाहिए? प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आ जाइए, बच्चों का पहला शिक्षक कौन होता है? तो उसके माता पिता। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक ड्यूटी करता हो, ये सभी हो जाएगा आंसर इसका। ये सभी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छी उपलब्धि जांच के एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो द्विअर्थकता, अर्थकता। देखिए, विधि मान्यता है, विश्वसनीयता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है, यानी सी नंबर नहीं है। और पूछा भी क्वेश्चन क्या है? नहीं है। फिर देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम के सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? तो समस्या हल करने का, विशिष्ट हुनरों का विकास का। तो देखिए, यहाँ परिभाषा पूछा है, परिभाषा, तो हम क्या कहेंगे? इनमें से कोई नहीं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के डैश का विकास करना, यानी ज्ञान, मतलब यहाँ डैश की जगह पर आप क्या भर सकते हैं? ज्ञान, शरीर, व्यक्तित्व या बुद्धिमत्ता। तो यहाँ आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। क्या हो जाएगा आंसर? व्यक्तित्व। अब आ जाइए, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? तो वह खुद करके सीख सकता है। कैसे सीख सकता है? खुद करके सीख सकता है। अब आ जाइए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। डैश बनाने तथा सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको आंसर क्या होना चाहिए? सभी होना चाहिए। बेहतर बनाना चाहिए, संतोषजनक बनाना चाहिए और सार्थक भी बनाना चाहिए, यानी सभी राइट आंसर हो जाएंगे। वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु में होने लगती है? तो 3 वर्ष की आयु में बच्चा क्या होता है? वर्णमाला की पहचान करने लगता है। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिक सामान्यतः मानव डैश से संबंधित है। डैश से संबंधित है, क्या है ये? देखिए, भावनाओं से भी, विचार से भी, आचरण से भी, और सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिकल
एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न में से गहन शब्द संबंध रखता है। किससे गहन संबंध रखता है? तो अधिगम स्थानांतरण से। अधिगम स्थानांतरण से। छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? कोई बच्चा है, छोटा सा बालक है, वह क्या कर रहा है? किसी खिलौना को फेंक दे रहा है, फिर उसको क्या करता है? खोलने की कोशिश करता है या और कुछ अपना कलाकारी करता है उसमें, तो उसको हम क्या कहेंगे? जिज्ञासा कहेंगे। क्या कहेंगे? जिज्ञासा की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बाल अवस्था को। स्फूर्ति अवस्था किसको कहा जाता है? बाल अवस्था को। शिक्षक भर्ती के लिए ये सीडीपी है। शिक्षक भर्ती के लिए जितने भी शिक्षक भर्ती होते हैं ये सभी में सीडीपी जो है वो आते हैं, उनसे ये क्वेश्चन रिलेटेड हैं। जैसे यूपी टेट हो जाएंगे और अदर स्टेट टेट हो जाएंगे, रीट हो जाएगा, सभी के मिक्स क्वेश्चन ये देखने को मिल रहा है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया एवं मानसिक क्रिया अंतर्निहित होते हैं। किसके अंतर्निहित होते हैं? तो विचारात्मक प्रक्रिया का। वातावरण वह बाहरी प्रक्रिया है जो हम प्रभावित करते हैं, जो हमें प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? तो रॉस जी का। किसका कथन है? रॉस जी का। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण के निर्माण के जन्मदाता है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन किसकी है? मानसिक विकास की। यह किसकी कथन है? क्या है? यह कथन है तो मानसिक विकास के लिए है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखिए। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना का भाग है। क्या है? संवेगात्मक विकास है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा विकास रेखीय होता है। विकास रेखीय नहीं होता है, यह घटता बढ़ता जाता रहता है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर। कितने वर्ष की आयु पर ये सब का विकास होने लगता है? तो 11 वर्ष की आयु पर। शारीरिक विकास का क्षेत्र है उपयुक्त सभी। कौन कौन? स्नायु मंडल, मांसपेशियां वृद्धि, एंड्रोक्राइनल ग्लैंड्स और सभी। इस अवस्था में बालकों की नई खोज करने की, घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो जाती है। किस अवस्था में? किस अवस्था में खोज करने की या घूमने की या अधिक और ज़्यादा बात भी करने की किस में ज़्यादा सबसे बढ़ जाती है? तो उत्तर बाल अवस्था में। अब आ जाइए, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो है वंशानुक्रम का अभिप्राय नहीं है। अब आ जाइए, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है 8 और 9 वर्ष में। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी में बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन है। अब देखिए बहुत मस्त इंपॉर्टेंट कथन आ गया कि 20वीं शताब्दी जो है वह बालक की शताब्दी है। यह कथन किसका है? तो क्रो जी और क्रो जी का। क्रो साहब। अब आ जाइए, गामक विकास में हमारे तात्पर्य मांसपेशिया का विकास से तथा पैरों से उचित उपयोग है, यानी शक्ति और गति का। शक्ति और गति का। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, सबको देखना चाहिए क्वेश्चन। चलो ठीक है। किस अवस्था में मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है? किस अवस्था को? तो बाल अवस्था को। क्या आंसर हो जाएगा? बाल अवस्था। मनुष्य जीवन का आरंभिक मूलतः घटित होता है कि कब होता है? तो केवल एक कोष में। केवल एक कोष में। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। कैसा नहीं है? तो नैतिकता का होना शैशवावस्था का विशेषता नहीं है। बाकी सारे शैशवावस्था का क्या है? विशेषता है। अब आ जाइए,
एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है चिंतन प्रक्रिया। क्या है? चिंतन प्रक्रिया। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? आंसर हो जाएगा आश्चर्य। क्या हो जाएगा? आश्चर्य। अब आ जाइए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? आप जानते हैं हॉरलॉक जी का। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। अब आ जाइए, बिग व हैट डैश की विशेषता सर्वोत्तम रूप से करने वाले एक शब्द हैं परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक होता है। यह किसका? तो किशोरावस्था। आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, यहाँ डैश में। ठीक है, अब आ जाइए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होता है। आंसर हो जाएगा विकास की दर। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों का आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य विशिष्ट एवं प्रतिवर्ती। आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता से के सिद्धांत। ठीक है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पे आधारित है? तो विकास के वृद्धि में के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। विकास के वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे। ठीक है, ये आपका आंसर दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बालक का विकास परिमाण है, कैसा है? तो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। सी नंबर राइट आंसर। विद्यार्थी में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। क्या जाने? विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। क्या जाने? विद्यार्थी के सभी पक्षों को। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास होता है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन कारक हैं मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले? तो वंशानुक्रम, परिवार, वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो आंसर हो जाएगा बाल अवस्था के लिए भी है, पूर्व बाल अवस्था के लिए भी है, किशोरावस्था के लिए भी है, उपयुक्त सभी के लिए है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। बाल अवस्था 12। अब आ जाइए, विकास की वृद्धि से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? आकार की। ये 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, निम्न में से कौन सी असर किशोर अवस्था का मुख्य समस्या है? तो देखिए, किशोर अवस्था में मुख्य समस्या क्या क्या है? संवेगात्मक समस्या भी है, शरीर में परिवर्तन भी होने लगते हैं, समायोजन की समस्या भी हो जाती है, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बाल विकास का सही क्रम है। तो देखिए, बाल विकास का सही क्रम क्या क्या हो जाएगा? तो बाल अवस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ अवस्था। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से विकास क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। अब आ जाइए, नेक्स्ट देखिए, बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? तो आंसर हो जाएगा एक दूसरे के पूरक हैं। परिपक्वता का संबंध है किससे? विकास से। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है। निम्नलिखित में से वंशानुक्रम संबंधी नियम है तो कौन है? समानता का नियम। बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19। विकास कैसा परिवर्तन है? तो गुणात्मक परिवर्तन है।
वृद्धि का संबंध होता है, किससे होता है वृद्धि का संबंध? तो आंसर हो जाएगा आकार और भार से। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होते हैं, ये तो गलत हो गया। अच्छा, विकास का सिद्धांत है यानी सभी का समान विकास दर समान नहीं होते हैं, सबका विकास दर क्या होता है? अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या के प्रति जागरूकता। समस्या के प्रति जागरूकता। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो 10 से 15 वर्ष में। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास का जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सा है? तो असुरक्षा। असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। किशोरों का संवेग में नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण। प्रक्षेपण। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है, कैसा? तो आधारहीन आत्मा चेतन की अवस्था। किशोर अवस्था के मुख्य विशेषता निम्न में से है आत्मगौरव का, कैसा? आत्मगौरव का। विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताएं एवं योग्यात्मक प्रस्फुटन करता है, यह कथन कब है? हरलॉक का है। किसका कथन? हरलॉक का। नेक्स्ट देखिए, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होता है वह व्यवहार करना सीख जाता है, वह प्रक्रिया है समाजीकरण। और प्रक्रिया कैसी है? समाजीकरण है। किशोरावस्था का नया जन्म है, उसमें उच्चतर एवं सर्वश्रेष्ठ मानव विशेषताओं को जन्म होता है, यह किसका कथन है? तो स्टैनली हॉल का। किशोरों के जटिल अवस्था के कारण निम्न में से अध्ययन का विकास होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा शरीर एवं मन संबंधी। किशोरावस्था बालकों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन के समान समायोजन है, यह परिभाषा किसने दी? तो जीन पियाजे। परिभाषा तो जरूर पढ़िएगा, सबका देखिए जो टॉपिक में इंक्लूड है, जीन पियाजे, स्किनर, ये लोगों को मनोवैज्ञानिकों, ये सब से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है सबसे। अब देखिए, एक शिक्षक शिक्षार्थी को मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सी योजना नहीं बना सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास का। शारीरिक विकास का। एक चीज़ है, पीडीएफ आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी, वो आप जो नंबर थे 74 वाले नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। अब देखिए, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, किससे नहीं है संबंध? तो आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी के वजन की ऊंचाई। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, एक क्वेश्चन यहाँ हटा दीजिए। अब देखेंगे हम अधिगम अनुभव और के द्वारा क्वेश्चन जो होते हैं, अधिगम से ज़्यादा तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टॉपिक में। अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम की परिभाषा निम्न में से किसने दी? तो आंसर हो जाएगा गेट्स ने। किसने दी? गेट्स ने। अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? तो आंसर हो जाएगा अर्जित की विशेषता होती है। प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा प्रयत्न। आंसर क्या हो जाएगा? प्रयत्न। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत हेतु विश्व के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा B.F. स्किनर को। और ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार को किसको दिया गया? तो C.F. स्किनर को। किसको दिया गया? C.F. स्किनर को। ठीक है, अधिगम सिद्धांत के लिए। पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंध निम्नलिखित में से किस पर प्रयोग किया? तो आंसर हो जाएगा कुत्ता पर। पावलोव ने किस पे किया? कुत्ता पर। पावलोव
किस पे किया? कुत्ता पे किया। ध्यान रखिएगा क्या? क्लासिकल अनुबंध। क्लासिकल अनुबंध। क्रिया प्रस्तुत अधिगम निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? तो स्किनर। और ध्यान रखिएगा क्रिया प्रस्तुत अधिगम जो है वो स्किनर उसके जन्मदाता थे। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट वाडियो ने। कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग निम्न में से किस पर किया? आंसर हो जाएगा चिंपैंजी पे। किस पे किया? चिंपैंजी पे। अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका है? आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा देना। अभिप्रेरणा देना। अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है? आंसर हो गया लक्ष्य प्रति के उत्कृष्ट इच्छा। अधिगम है व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन, परिपक्वता के व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। उपयुक्त सभी राइट आंसर, सॉरी सी नंबर राइट आंसर। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का। ठीक है। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत, देखिए ध्यान रखिएगा, सूझ द्वारा कह रहा है, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसका है? तो कोहलर का। पियाजे मुख्य रूप से किस के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास के। क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत, अब देखिए अनुकूलन सिद्धांत के पूछा है, कौन से प्रतिपादक थे? तो स्किनर। ध्यान रखिएगा क्रिया प्रस्तुत आ गया तो स्किनर, ज़्यादातर क्वेश्चन स्किनर से ही पूछे जाते हैं। अब देखिए संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के पावलो का प्रयोग किया किसने किया? कुत्ते पर। यहाँ देखिएगा चेंजिंग था, वहाँ पावलो भी कुत्ते पे किए थे, यहाँ भी कुत्ते पे है, लेकिन यहाँ भी क्या है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है। ठीक है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो आंसर हो जाएगा व्यवहार आत्म सिद्धांत पे। किस पे आ जाएगा? व्यवहार आत्म सिद्धांत पे। नेक्स्ट देखिए, सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं? तो सीखने के वक्र जो हैं सीखने के प्रगति के सूचक होते हैं। प्रगति के सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने अपने प्रयोग किया था। आंसर हो जाएगा बानमानुस पर। कोहलर की बात कर रहा है कोहलर। अब आ जाइए, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव को नियम दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने एवं व्यवहार करता है? तो आंसर हो जाएगा गेस्टल्ट वार्ड। सीखने के नियम किसने दिए? तो सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए। किसने दिए? थॉर्नडाइक। सीखना है, सीखना क्या है? तो देखिए व्यवहार में परिवर्तन भी है, अनुभव और अभ्यास का परिणाम भी है, और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी है, यानी सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो थॉर्नडाइक। प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा उसे दंडित नहीं करना चाहिए। सी नंबर राइट आंसर। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे? तात्पर्यता से। किससे? तात्पर्यता से। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो सभी हैं। कौन कौन? अनुकरण भी है, प्रशंसा और निंदा भी है, और प्रतियोगिता भी है। बालकों को सीखने के लिए प्रेरणा ने किस रूप से उपयोगी माना जाता है? आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। प्रशंसा से भी, पुरस्कार एवं दंड से भी, ऐसे करके सभी डी। राइट का डी। पियाजे द्वारा डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। कौन जाने लगे? तो आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक विकास। बच्चों को संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो
अभ्यास के कारण होते हैं, वह डैश ने कहा था। तो आंसर सॉरी क्या है, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीखना कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, सीखना। थॉर्नडाइक ने के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, क्या है, चिंतन एवं और कल्पना, चिंतन और कल्पना। निम्न में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है, आंसर हो जाएगा प्रतीपकारी अवरोध। पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत प्रतिपादन किया, किसने किया, कुत्ते पे। पावलोव ने सीखने का अनुबंध प्रतिक्रिया जो है किस पे किया, कुत्ते पे। पियाजे के अनुसार बच्चों के चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ कह रहा है वयस्कों से डैश के भिन्न होता है बजाय डैश के। तो आंसर हो जाएगा प्रकार और मात्रा के। यहाँ प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, ठीक है, यानी सी नंबर राइट आंसर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कैसे, तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। सीखना क्या है, सीखने वाले संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, गलत हो गया। संवेगों का क्षण संबंध रखता है, गलत हो गया। सीखने वाले के संवेग उसमें से स्वतंत्र होते हैं, गलत। सीखने, ये डी नंबर राइट आंसर हो गया। प्रभावित करता है, क्या करता है, प्रभावित करता है। पियाजे के अनुसार निम्न में से प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो आंसर हो जाएगा पूर्ण बलन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्ण संक्रियात्मक काल में आने वाले संज्ञात्मक होता है डैश, क्या है, तो अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या अभिकल्पना निष्कर्ष चिंतन है, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार का योग्यता है, सी नंबर राइट आंसर। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की पृथक नहीं किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा किसको पृथक नहीं किया जा सकता है, सामाजिक संदर्भ से। स्पीयरमैन के कारक सिद्धांत का विशिष्ट कारक हैं, कौन कौन थे, तो देखिए जन्म अर्जित थे। कौन से कारक थे, विशिष्ट कारक कौन है, अर्जित। कोई व्यक्ति जीवन में जितना सफल हो सकता है उसकी भविष्यवाणी उसकी बुद्धि द्वारा की जाती है, किस बुद्धि द्वारा, संवेगात्मक बुद्धि द्वारा। बुद्धि एक कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो बिने ने। एक कारक के सिद्धांत बिने। बुद्धि के किस सिद्धांत को बलुका स्फुट सिद्धांत भी कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा बहुकारक सिद्धांत। दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी योग्यता है, क्या है, समान बुद्धि। दैनिक जीवन में समान बुद्धि की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। ये क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, इसका आंसर सी आ रहा है, विषय वस्तु हो जाएगा। फिर देखिए इनमें से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य है पूछा है, तो देखिए बुद्धि लिंग एवं जाति भेद पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि का लिंग जाति भेदभाव पर प्रभाव नहीं पड़ता है, यह कथन क्या है, सत्य है। अब देखिए गिलफोर्ड ने 1917 में कितने कोष बताएं, तो 150 कोष बताएं। कितने, 150 कोष बताएं। निम्न में से बुद्धि की योग्यता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सभी योग्यताएं बुद्धि के, ये सभी, ठीक है। गिलफोर्ड में का बुद्धि संबंधित मॉडल का कुल कोष खाने हैं, कितने हैं, तो 120। कितने हैं, 120। टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है, तो आंसर हो जाएगा अमूर्त चिंतन की योग्यता। बुद्धि को स्थूल, अमूर्त तथा सामाजिक 3 प्रकारों में किसने वर्गीकृत किया, तो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण
किस प्रकार का है? तो आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत शाब्दिक प्रकार के। गिलफोर्ड के कारण विश्लेषण के आधार पर कितने कारकों का अस्तित्व प्राप्त कर लिया गया? आंसर हो जाएगा 80। कितने? 80। बिने साइमन बुद्धि स्केल में कितने वर्ष के बालकों के लिए थी? तो आंसर हो जाएगा 3 से 15 वर्ष के बालकों के थे। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? बिने। किसने किया? बिने। मानसिक आयु के संप्रत्यय में किसने महत्वहीन समझ गया? तो आंसर हो जाएगा विचलन की बुद्धि। विचलन में बुद्धि। बुद्धि के द्विकारक के सिद्धांत स्पीयरमैन। अब कुछ आ जाएगा, भाषा से क्वेश्चन आ जाएंगे। भाषा से तो जानते हैं आपके भाषा के क्या होता है। भाषा कौशल कौन कौन है? तो लिखना, बोलना, सुनना। सबसे पहला हो जाता है सुनना, ठीक है, यानी ये सभी हो जाएंगे। लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं कौन कौन? सभी। ध्वनि भी होते हैं, संकेत भी होता है और चिन्ह भी होता है। बालक को भाषा शिक्षण के शिक्षा देने के माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। किसमें होना चाहिए? मातृभाषा में। मातृभाषा का अर्थ है माँ और पिता का, यानी सभी का भाषा। माता पिता का, परिवार का, ये सभी का भाषा हो जाएगा। मातृभाषा के मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। मातृभाषा में प्रमुख शिक्षण विधि हैं तो अनुकरण विधि। कौन है? अनुकरण विधि। भाषा शिक्षण के कारक होते हैं कौन कौन होते हैं? भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, उपयुक्त सभी। डी नंबर राइट आंसर। शिक्षण अधिगम प्रबंध प्रत्यय के प्रवर्तक थे तो B.S. ब्लूम। सॉरी, क्या है? पूछा है कि अधिगम प्रबंध प्रत्यय के परिवर्तक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा I.K. डेविस। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया किसने किया? B.S. ब्लूम ने। B.S. ब्लूम ने क्या था? वर्गीकरण किया था। और इन्होंने क्या किया था? I. डेविस ने प्रत्यय के प्रवर्तक थे, ठीक है। अब जो B.S. ब्लूम थे वह 3 भागों में उसको वर्गीकरण किए थे। कौन कौन? ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, यानी इसमें पूछ दिया कितने वर्गीकरण किया? तो सभी, तीनों का तीनों। अब आ जाइए सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र का पालन किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? तो निगमन विधि में। निगमन विधि में। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? तो आंसर हो जाएगा आगमन विधि का। पृथक कक्षाओं में विद्यार्थियों की कौन सी विधि अपनी दृष्टि से उत्तम होगी? तो आंसर हो जाएगा आगमन विधि। हिंदी भाषा के स्वरों की संख्या है 11। हिंदी भाषा के मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। हिंदी के कुछ पूछ गए क्वेश्चन। भाषा के प्रथम सार्थक इकाई होता है तो शब्द, ठीक है। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है तो सर्वनात्मक गद्य। गद्य शिक्षण का मुख्य विधि है उपयुक्त सभी। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है तो कौन कौन? अर्थबोध, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, यानी डी नंबर राइट आंसर सभी। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है आगमन निगमन विधि। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है स्पष्टीकरण विधि। कविता का अर्थ है, कविता का अर्थ क्या है? राग वृत्तियों में संशोधन, जीवन में समालोचन, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। कविता शिक्षण का उद्देश्य है उपयुक्त सभी हो जाएगा। कविता शिक्षण की मुख्य विधि है तो ये भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था मतलब जिसमें सभी हो जाएं, तो किसी ने कमेंट किया था कि ये बीएड वाली लत लग गई है। बीएड में बहुत ऐसे क्वेश्चन थे। बीएड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हुआ था, बीएड का जो एक ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था उसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जो ऑल ऑफ दीज थे, ऑल ऑफ दीज थे। तो वो बोल रहे थे ऑल ऑफ दीज की आदत हो गई है, लेकिन कुछ इसमें भी ऑल ऑफ दीज होते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को।
व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? मनोरंजन। व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति हैं कौन सी हैं? तो दोनों, साहित्य और व्यवहारिक दोनों हैं। भाषा शिक्षण के मूल आधार होता है तो कौन कौन? मौखिक, लिखित, ये भी दोनों हो जाएगा। ठीक है, मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है, यानी उपयुक्त सब क्या हो जाएगा? सॉरी, क्वेश्चन ऊपर हो गया, यानी ए और बी। देखो और लिखो शिक्षण के विधि प्रयुक्त होते हैं। देखो और लिखो किस शिक्षण के? तो निबंध रचना में। किसमें? निबंध रचना में। आप देखेंगे समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श से। इंक्लूसिव एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है। क्या ज़रूरत होती है? अतिरिक्त सहायता की। किसकी ज़रूरत होती है? अतिरिक्त सहायता की। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा में केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश मैं निःशक्त बच्चों का शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना। तो आंसर हो जाएगा आपका नियमित विद्यालयों। यहाँ डैश की जगह पर आप क्या भरेंगे? नियमित विद्यालयों। पाँचवीं कक्षा में दृष्टिबाधित विजुअल डिफिशियंट विद्यार्थी डैश है, उसके बाद कहा है क्या हो सकते हैं? के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपका यही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा लंबा चौड़ा जिसका आंसर होता है वो वही आंसर हो जाते हैं। तो देखिए इसका लंबा चौड़ा आंसर भी देखने को मिल रहा है आपको, 100 श्रेणी की समस्या, इसलिए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में से कौन से मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुअर इंटरपर्सन रिलेशन। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, क्या करें? क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं लोगों से, शेयर करें दूसरे में। ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है आपको, जब से बीएड पेपर आप लोग दे रहे हैं तब से ये सब सारे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने में मेहनत हुई है दोस्तों। आप क्या करें? क्लास को शेयर करें। अब देखिए कक्षा 5 की न्यून दृष्टि वाले बच्चों को हम क्या कर सकते हैं? न्यून दृष्टि वाले बच्चे निम्न स्तर से कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। उनके दैनिक कार्यों में उसके माता पिता एवं मित्रों की सहायता करनी चाहिए। कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए। ये राइट हो रहा है, सब में बेहतर ऑप्शन ये दिख रहा है, सब में बेहतर ऑप्शन। ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। आपको देखिए फिर क्वेश्चन मिला, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है और आप कैसे बैठाएंगे, चाहे क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, तो ये गलत हो गया, इनकार नहीं करना है आपको। प्रधानाध्यापकों को उसमें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे, ये गलत है। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने के लिए तकनीक सीखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक सकारात्मक यहाँ सोच आ रहा है। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि IQ कितना होता है? जड़ बुद्धि वाला पूछा है तो 25 से कम। 25 से कम IQ क्या होता है उनसे? 25 से कम होता है। यदि छात्र अधिकांश कार्य हाथ से करते तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ती है। यह कथन किसका है भैया, किसका है? तो देखिए आत्मनिर्भरता पैदा करती है। यह क्या करती है? आत्मनिर्भरता पैदा करती है। अब आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंशिक दृष्टि दोषयुक्त बालक का व्यवहार कैसा होता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि वह पुस्तकों को आँखों के निकट लाकर पढ़ता है, ये सही है, उसका दोष है। वह शिक्षक को अच्छा स्पष्ट न दिखने से शिकायत करता है, ये भी सही है। श्यामपट्ट पर लिखते हुए नोटबुक पर नहीं उतार पाता है, ये भी सही है, यानी आपका डी राइट आंसर। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, किससे सुधारा जा सकता है? तो अनुबंध द्वारा। किससे सुधारा जा सकता है? अनुबंध द्वारा। कम गति से सीखने वाले बच्चों को मुख्य विशेषता होती है
इनमें से न किसी प्रकार की क्षमता और जो न कि ज्ञानावर्जन, यानी आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ए। आप पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, कम से कम 500 क्वेश्चन कराना है हमें। दृष्टि दोष के युक्त बच्चों को आकृति का ज्ञान होना चाहिए। आंसर हो गया त्रियामी आकृति का स्पर्श द्वारा। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होता है? तो जन्मजात पूछा है तो मंदबुद्धि, जन्मजात पूछा है तो मंदबुद्धि। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता एवं जांच हेतु किया जाता है? तो डेसिबल आप जानते हैं, डेसिबल ये साइंस का चीज़ है, साइंस का चीज़ है। किस प्रकार के बच्चों के शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मुक बाधिर, मुक बाधिर। अब आ जाइए, पिछड़े बालकों ऐसे होते हैं सीखने की गति धीमी, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 होता है, यानी सभी हो जाएगा राइट आंसर। जब एक नियोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को नियोक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने के प्रस्ताव देना चाहिए। आंसर ये राइट हो जाएगा। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी से कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह गतिविधियों को शामिल करती है तो वह क्या करती है? समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। समावेशी शिक्षा के भावना के अनुसार क्या कर रही है? कार्य कर रही है। श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में सबसे मुख्य नैराश कुंठा का समान होते हैं। तो दूसरे के साथ संप्रेषण करने या सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। ठीक है, निम्न में से उनके लिए क्या सबसे उचित होगा? पूछा है क्वेश्चन कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए समूहक साथी बच्चों से मदद ले सकता है। तो मदद तो ले सकता है, ये सही है, लेकिन इसमें सबसे बेहतर चुनना है। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त वाले बच्चे कक्षा में कोई विकल्प गतिविधि नहीं कर सकता है, गलत है। यहाँ पूछा है उचित, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए वैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, सिरिल वर्ट के अनुसार पिछले बालकों की बुद्धि लब्धि है 85 से कम। ये आपका बीएड में देखने को क्वेश्चन मिलता है। वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष कौन सी नहीं है? धीमी तेज गति से बोलना। जिन बालकों में बुद्धि लब्धि डैश है, साधारण सा उन्हें मानसिक न्यूनतम ग्रसित एवं श्रेणी में रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा 70 से कम, 70 से कम। ठीक है, अब आ जाइए, डैश की अवस्था एक बालक की दृष्टि श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो जाती है। आंसर हो जाएगा आपका 8 से 9 वर्ष का। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, कैसे? उसे संधित अधिगम अनुभव देकर। सृजनात्मकता की विशेषता होती है, तो आंसर हो जाएगा सभी। सृजनात्मकता शिक्षार्थी का वह है जो ड्राइंग एवं पेंटिंग के बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। परीक्षा में प्रत्येक बालक अच्छे अंक प्राप्त करने की योग्य हैं, यानी आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से शिक्षार्थी के सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने की अवसर उपलब्ध कराना। प्रभावशाली बच्चे होने का संकेत नहीं है पूछा है तो दूसरे के साथ झगड़ा करना। प्रभावशाली होने के संकेत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा दूसरे से झगड़ा करना। समस्या के अर्थ को समझाने के
योग्यता, वातावरण, दोषों, कमियों एवं व्यक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। कैसा है? प्रतिभाशाली बच्चों की। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक। विशिष्ट बालकों में शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर? व्यक्तिगत आवश्यकताओं के पर। बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत हैं। 1 घंटा की क्लास हो गई, हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में। ये 1 घंटा की क्वेश्चन हो गए, 1 घंटा आप देखेंगे, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं। तो आप क्या करें, क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम कल नेक्स्ट CDP का अलाउ करेंगे। नेक्स्ट CDP का कम से कम 300 क्वेश्चन करा चुके हैं। CDP का 300 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद, तब तक।